हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और ईमेल आईडी का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानियाँ। दोस्तों, हमारी आज की पहली कहानी प्रकाश की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रकाश है। दोस्तों, आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये अभी 2009 दिसंबर के महीने में हमारे साथ घटी थी। घटना कुछ ऐसी थी कि गांव में हमारा घर हुआ करता था जो हम लोगों ने बाद में बेच दिया। घर काफ़ी अच्छा और बड़ा था। घर पूरी तरह से पक्का मकान नहीं था वो, इसीलिए वो घर में हम लोग खाली छुट्टियों में जाया करते थे। दादी की डेथ के बाद वहाँ पर कोई नहीं रहता था। उस घर को हमेशा ही लॉक लगा कर रखते थे। हमारा घर गांव में एकदम लास्ट में था, इसीलिए पूरा गांव पार करने के बाद हम लोग उस घर तक पहुंच पाते थे। जब भी हम गांव में एंटर होते तब सभी लोगों से मिलते हुए अपने घर की तरफ जाते थे। अब बहुत टाइम के बाद मैं अपने घर जा रहा था, लगभग 3 साल के बाद, और 3 सालों से पहले वहाँ पर कोई नहीं गया था। मेरी दादी की डेथ 2003 या 4 में हुई थी। उसके बाद में वहाँ पर कोई भी नहीं गया था। मैं खुद भी जब एक बार गाँव गया था तब उस घर में नहीं था, मैं मेरे दोस्त के घर में गया था। मैं अब उस गाँव में अपने घर में जाने वाला था। मेरे एक दोस्त को मैंने बताया तो मेरा दोस्त भी मेरे साथ हो लिया। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि गांव में हमारा घर एकदम लास्ट में था, इसीलिए जब भी गांव में एंटर होते थे तब सबको पता चल जाता था और फिर हम सबसे मिलते हुए अपने घर की ओर जाते थे। वो दिन भी ऐसे ही हुआ कि मैं अपने गांव में एंटर हुआ, तभी ही लोग मुझे देखकर अजीब सा मुंह बनाने लगे। फिर मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि लोगों को क्या हुआ है। इस बार किसी का भी बिहेवियर मेरे साथ अच्छा नहीं है। मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि गांव में मुझे मेरा एक दोस्त मिला। मैंने उससे बात की कि क्या बात है, इस बार गांव में सब मुझे देखकर अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। उसने मुझे बताया कि यार कुछ अजीब सी चीज़ें तेरे घर में हो रही है। मैंने कहा अजीब सी चीज़ें मतलब क्या है तेरा? वो कहने लगा कि रात के समय या फिर यूँ कहिए कि सूरज डूबने के बाद तेरे घर में से कुछ आवाज़ें आती है। कभी किसी की चलने की, कभी किसी के चीखने की, कभी ऐसा लगता है कि कोई अलमारी को खिसका रहा है, कभी ऐसा लगता है कि अंदर तेरे घर का जो सामान है वो सब उल्टा पलटी हो रहा है। आवाज़ें बहुत ज़ोरों से आती है। गांव वाले इससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। कई बार कुछ लोगों ने तेरे घर के बाहर खड़े होकर घर की दीवारों पर कान लगाकर भी सुना है। वो आवाज़ें जब कान लगाने पर उन लोगों को और ज़्यादा डरावनी सुनाई दी तो फिर वो लोगों ने दोबारा वैसे हिम्मत की ही नहीं। ऐसा लगता है कि अंदर कोई जानवर है जो गुर्रा रहा है गुस्से से। मैंने उसकी ये सब बात सुनी और फिर मैं खुद ही थोड़ा डरने लगा कि मुझे घर जाना अभी चाहिए या नहीं, या फिर मेरा घर जाना ठीक होगा या नहीं। तभी जो मेरे साथ में दोस्त था वो कहने लगा, यार गांव की बात तू सुन रहा है, यानी कि गांव वाले लोगों की बात, चल एक बार हम चल कर तो देखते हैं। हम वहाँ पर 7 दिन के लिए रहने के लिए गए थे। जब मैंने अपना घर खोलकर देखा तो सारा सामान बिल्कुल ठीक था। मैं कहने लगा कि यार उसने हमें ऐसा क्यों कहा कि सामान उल्टा पुल्टा होकर रखा है, सब कुछ एकदम ठीक है। हम लोगों ने घर की सफाई की, 10 से 20 मिनट लगा होगा। हमने घर को साफ किया और फिर बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो मैंने मेरे दोस्त से कहा कि चल हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। दोपहर के कुछ 3 बज रहे थे। हम दोनों ही सो गए। हमारी आँख कुछ 7 बजे के आसपास खुली। मैं जब उठा तो मैंने मेरे दोस्त को उठाया। मैंने कहा यार देख बहुत ज़्यादा लेट हो गया, हमने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। उसने कहा कि चल बाहर से कुछ ले आते। मैं हंसने लगा। मैं कहने लगा ये गाँव है, यहाँ बाहर कुछ नहीं मिलता। फिर हम लोग अपने पड़ोस में चले गए। जाकर पड़ोस में बैठे और उन लोगों को बातें बताई। उन लोगों ने भी फिर हमसे ये कहा कि तुम लोग इतने टाइम के बाद आए हो तो घर में से आवाज़ें कैसी आती है। हमारा और उनका घर 10 मीटर की ही एक दूसरे से दूरी पर होगा। मैंने कहा पता नहीं, यही बात मैंने आज सुबह मेरे एक दोस्त से भी सुनी।
लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि घर में अगर हम नहीं हैं तो अंदर से आवाज़ें कौन निकालता है। तभी वो पड़ोस वाले अंकल कहने लगे कि वो आवाज़ें रात के समय ज़्यादा बढ़ जाती है। मैंने कहा अभी तक तो हमें कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। वो हम लोगों से कहने लगे कि बेटा तुम लोग आज यहीं रुक जाओ, अपने घर पर जाकर रुकना शायद ठीक नहीं होगा। मैं कहने लगा कि अंकल अगर हम लोगों को कुछ भी ठीक नहीं लगेगा तो आधी रात को हम लोग वहाँ से उठकर आपके घर पर आ जाएंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हम लोगों ने वहीं पर खाना खाया और वहाँ पर बैठकर बातचीत करके अपने घर पे कुछ 9 बजे के आसपास आए। मेरा दोस्त कहने लगा यार अभी तो इतना सो के उठे हैं, नींद कहाँ आएगी, चल बाहर थोड़ा घूम कर आते हैं। मैं फिर से हंसते हुए उसे देखकर कहने लगा ये गांव है, यहाँ पर लोग जल्दी सो जाते हैं। वो कहने लगा अरे तू चल तो कहीं देखते हैं। गांव में बिल्कुल शांति पसरी हुई थी। हम लोग बाहर निकले और उसके बाद गांव के आसपास ही इलाकों में टहलने लगे। फिर वहां से मैंने मेरे दोस्त से कहा कि 9:15 बज चुके हैं, चल अभी घर चलना चाहिए। उसके बाद हम लोग घर पर आ गए। जब हम लोग घर के बाहर दरवाजे पर खड़े हुए थे और मैं लॉक खोल रहा था तभी घर के अंदर से सचमुच वैसी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैंने जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला तो देखा कि सब चीज़ें बिल्कुल अपनी जगह पर थी और कुछ भी आवाज़ें नहीं आ रही थी, यानी कि वो आवाज़ों का आना अब पूरी तरह से बंद हो चुका था। दोस्तों, मैं और मेरा दोस्त आप लोगों को बता दें कि हम लोग शहर में रहते थे तो इन सब बातों पर पहले से ही ज़्यादा विश्वास भी नहीं करते थे। फिर हम दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। मैं वहाँ पर लेटा और थोड़ी ही देर में मेरी आंख लग गई। अचानक से रात के कुछ 1:30 बज रहे होंगे कि मेरे दोस्त ने मुझे नींद से जगाया। मैं एकदम से उठा। वो कहने लगा प्रकाश सुन, कुछ आवाज़ें आ रही है। मैंने ध्यान से कान लगाकर सुना तो सच में कुछ आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई अलमारी का ड्रॉ बार बार खोल रहा है और बंद कर रहा है। मैंने धीरे से उठकर अलमारी के पास जाने का सोचा और धीरे धीरे अलमारी के पास हम दोनों ही जा पहुँचे। मैं दोस्तों देखकर ये बात से डर गया कि अलमारी सच में अपने आप खुली हुई थी और उसका ड्रॉ बार बार खुल रहा था और बंद हो रहा था। मैंने जैसे ही लाइट चलाई वैसे ही अलमारी अपने आप बंद हो गई और अब उसकी आवाज़ हम दोनों ने सुनी थी। हम दोनों पहले तो डर गए। फिर मेरा दोस्त कहने लगा कि यार सच में कुछ तो गड़बड़ है, चल हम चलते हैं, बाजू में जाकर सोते हैं। मैंने कहा एक काम करते हैं, इतनी रात में किसी के घर पर जाना ठीक नहीं है, हम यहीं पर रुक जाते हैं। अगर अभी हमें कुछ ऐसा खतरा लगेगा तो हम दोबारा चले जाएंगे। हम कुछ देर तक लाइट को चालू ही रखें और वहीं पर बैठे रहे। मैंने मेरे दोस्त से कहा कि शायद लाइट चालू है, इस वजह से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उसने भी कहा कि हो सकता है। फिर हमने ये प्लान किया कि अब लाइट ऑन रखकर ही हम सोएंगे। हम दोबारा से बिस्तर पर जाकर लेटे और सो गए। दोस्तों, थोड़ी ही देर में फिर से ही वो आवाज़ शुरू हो गई। इस बार जब हमने उठकर अलमारी को देखा तो ड्रॉ खुल रहा और बंद हो रहा था। तभी मैंने ज़ोर से चिल्लाया, कौन है वहाँ और कौन इस अलमारी में है? दोस्तों, जवाब तो कुछ नहीं आया, लेकिन अलमारी में जितनी चीज़ें पड़ी थी वो एक के बाद एक हवा में उड़ने लगी। उसमें से हम लोगों ने एक आरी भी रखी हुई थी जो छोटी मोटी चीज़ें काटने में काम आती थी। वो आरी एकदम से हवा में उड़ते हुए ठीक मेरे पास आई और मेरे बाजू में गिर गई। ऐसा लगा कि वो आरी को किसी ने फेंक कर मुझे मारा हो। अगर मैं तभी बाजू नहीं हटता तो वो आरी शायद मुझे कहीं ना कहीं चोट पहुंचा ही देती। मुझे ये बात तो समझ में नहीं आई कि क्या हो रहा था। तभी ही ड्रॉ जो कि अलमारी में लगा हुआ था वो अपने आप एक ज़ोर की आवाज़ करते हुए गिरा और उसमें जितनी चीज़ें थी वो अब भी हवा में उड़ रही थी। उसमें से एक चीज़ हथौड़ी थी जो कि अब भी हवा में थी, वो भी एकदम ज़ोर से हमारी ओर आई। हम दोनों ही बाजू हटे। मेरे दोस्त ने कहा चल भाग यहाँ से। हम जल्दी से वहाँ से उठे, दरवाज़ा खुला और बाजू में पड़ोस के वहाँ चले गए। पूरी रात हम बहुत ज़्यादा डर के वहाँ पर निकाले। अगली सुबह में मैंने मेरे पापा को फ़ोन किया और उनसे बात की, ये ऐसी ऐसी बात, अब क्या करना है। पापा ने कहा कि तुम लोग कुछ मत करो, बस वहीं पड़ोस में रहो, मैं भी आता हूँ। फिर उसके अगले दिन पापा वहाँ पर पहुँचे। जब पापा पहुँचे तो पापा ने
सारी चीज़ें अच्छे से सुनी और गांव वालों ने भी कहा ही था उन्हें, तो उन्हें विश्वास करना ही था। पापा ने कहा कि हम एक काम करते हैं, किसी बाबा को बुलाते हैं। तभी वो पड़ोस में बैठे हुए आदमी ने कहा कि हम लोगों ने आपके घर के बारे में पहले से पूछ कर रखा है। मैंने कहा पूछ कर रखा मतलब? वो कहने लगे कि जब हमें आवाज़ आती थी तभी मैंने एक बाबा को जाकर इस बारे में पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि उस घर के पीछे की ओर एक आदमी को दफनाया गया है, जिसकी आत्मा ने उस घर को अपना घर समझ लिया है। वो एक बुरी आत्मा है, इसी वजह से वो बस उसी घर में खुद भी परेशान हो रही है और लोगों को भी परेशान कर रही है। तभी मैंने बाबा से कहा था कि क्या करना चाहिए। बाबा ने कहा कि आप लोग कुछ मत कीजिए, वो आत्मा आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। फिर मेरे पापा ने कहा कि चल हमें उसके पास लेकर चल। हम उस बाबा के पास गए। बाबा ने कहा कि उस आत्मा को मुक्ति दिलाना मेरे बस की बात नहीं। उन्होंने हमें एक लाल और पीले कलर का धागा दिया। कहने लगे कि घर की चारों ओर घर को बाहर से बांध दो। हम दोबारा वहां पर लौटे और वहां पर बांध दिए। फिर वो कहने लगे कि तुम्हारे घर के बाहर पीछे की ओर किसी को दफनाया गया था, उसकी डेड बॉडी ढूंढो। बहुत ढूंढने के बाद, लगभग 7-8 दिन तक ढूंढने के बाद हमें एक जगह पर एक कंकाल मिला, जो कि बुरी तरह से बास मार रहा था। हमने उसे निकाला और जो हमारे गांव को लगकर एक नदी थी, ठीक उस नदी के पास जाकर गाड़ दिया। कहने लगे कि वो आत्मा उसी के कंकाल के आसपास ही घूमेगी। अब दोबारा तुम लोगों को वो आत्मा कभी परेशान नहीं करेगी। दोस्तों, उसके बाद से लेकर आज इतने साल हो गए कि हम लोग कई बार अपने गांव गए हुए थे और अपने घर पर भी रुके। आज भी हमारे घर पर हम जाते हैं कभी कभार, लेकिन हमें वैसी आवाज़ें या उस आत्मा के होने का एहसास दोबारा कभी नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी प्रकाश की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी गुनांग की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम गुनांग है। आज जो घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ये घटना कुछ साल पहले मेरे साथ घटी थी। ठंडी का मौसम चल रहा था। मैं अपने घर पर बैठा हुआ था। शाम के समय कुछ 7 या 8 बजे के आसपास मेरे पापा घर पर आए। मेरे पापा को रोज़ाना दारू पीने की आदत थी। मेरे पापा शराब पीकर घर पर आए थे और अक्सर ऐसा होता था कि हम दोनों के बीच झगड़े होते थे। वो दिन भी ऐसा ही हुआ। मैं उस ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं रात के 11 बजे तक के उनके साथ लड़ता रहा, झगड़ता रहा। बाद में मुझे ही खुद को ही गिल्ट फील होने लगा कि मैं अपने पापा के साथ नहीं झगड़ना चाहिए था। उसके बाद मैं घर पे ही बैठे बैठे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा था। इसीलिए मैंने सोचा कि कहीं बाहर निकल कर आता हूँ। मैं बाहर चला गया। हमारे घर से थोड़ी सी दूरी पर एक कब्रिस्तान था। उस कब्रिस्तान में वहाँ का जो केयर टेकर था, वो हमेशा अंदर ही होता था कब्रिस्तान के। इसीलिए गांव वाले उसका मजाक भी उड़ाते थे। कई सारे लोग उसे पागल कहकर बुलाते, तो कुछ लोग ऐसा कहते थे कि यही एक भूत है, दिन हो या रात हो ये कब्रों के बीच में ही घूमता रहता है। मैं जब उस कब्रिस्तान के पास गया, वहाँ जाकर बैठा हुआ था, तब मैंने देखा कि वो अंदर कब्रों के बीच में घूम रहा था। उसने कुछ सफ़ेद रंग का कपड़ा पहना हुआ था। मैं उसे देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगा और मुझे वो सारी बातें याद आने लगी जो गांव के लोग उसे देखकर करते थे। मैं भी वहाँ पर बैठा ही था कि देखते ही देखते कब 12:30 बज गए, मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैंने देखा कि वहाँ पर एक बस आकर रुकी हुई है। वो बस इतनी रात में वहाँ कैसे, मुझे समझ नहीं आया। मैं उस बस के पास जाकर खड़ा हो गया ये देखने के लिए कि ये बस यहाँ आई कैसे। अभी अभी कुछ ही समय पहले वो मेरे सामने ही वहाँ पर आकर रुकी थी। लेकिन जब मैं बस के पास गया और जाकर देखा तो बस में कोई नहीं था, ना ड्राइवर था और ना ही कोई पैसेंजर था। मैं वो देखकर एकदम घबरा गया कि इतनी रात के समय ये बस में कोई नहीं, ये अभी तो मेरे सामने आकर रुकी, इसका ड्राइवर कहाँ चला गया। मैं बस के अंदर चढ़कर देखा तो बस में अंधेरा था, यानी कि अंदर कोई लाइट नहीं जल रही थी। मैं दोबारा नीचे उतरा और उस कब्रिस्तान के पास जो ओटा था वहीं पर जाकर बैठ गया। मैंने फिर कब्रिस्तान के बाहर से ही उस आदमी को आवाज़ लगाई जो अंदर अभी भी कब्रों के बीच में घूम रहा था। जब मैंने उसे आवाज़ लगाई तो वो गेट तक आया। मैंने उससे कहा कि ये बस अभी आकर रुकी ना,
वो कहने लगा मुझे नहीं पता। मैं उसे देखने लगा और फिर मैंने उससे कहा कि तेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई है, ये मिट्टी को जाके साफ कर ले। वो मुझे देखा, फिर कहने लगा इसी मिट्टी से बने थे और इसी मिट्टी में दफन हो जाना है। उसकी बात मुझे बहुत अजीब सी लगी। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। मैं जब दोबारा पीछे पलट कर देखा तो अब वो बस वहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैं ये देखकर शॉक रह गया कि अभी तक के बस यहाँ पर थी और बस अचानक कहाँ चले गई, क्योंकि वो समय रात का था और रात का समय होने की वजह से हर जगह सन्नाटा था। अगर बस चालू होती और वहाँ से आगे बढ़ती तो मुझे आवाज़ सुनाई देती, लेकिन मुझे तो ऐसी कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए बस चुपचाप खुद को ही वहीं पर बैठा रखना ही ठीक समझा और फिर से वही सब बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी। मैं ये सब सोच रहा था कि दोबारा मैंने देखा कि वही बस मेरे सामने से होती हुई गुजरी और थोड़ा आगे जाकर वो रुक गई। मैं तुरंत उठा और भागते हुए उस बस के पीछे गया, ये देखने के लिए कि अभी अभी ये बस तो वहीं थी। बस का नंबर प्लेट भी सेम था, लेकिन उस नंबर प्लेट में एक अजीब सी बात थी कि वो नंबर प्लेट लाल रंग से लिखा हुआ था। पता नहीं वो कैसे, लेकिन बहुत अजीब लग रहा था मुझे देखकर। जब मैं उस बस के पास पहुंचा और इस बार भी ड्राइविंग सीट पर देखा तो ड्राइविंग सीट पर कोई ड्राइवर नहीं था। मैं बस के अंदर चढ़ा और फिर मैं अंदर ही जोर से चिल्लाने लगा, अरे ये बस में कोई है क्या? लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया। मैंने जब बस की खिड़की से झांक कर बाहर देखा तो वो जो कब्रिस्तान में आदमी था, केयरटेकर, वो कब्रिस्तान के अंदर से ही मुझे ही देख रहा था। मैं तुरंत बस से निकला और उसके पास गया। मैं बोला, अभी तो बस देखा ना आपने, वहां पर खड़ी हुई थी। वो कहने लगा कि हाँ। फिर मैंने उससे पूछा कि बस खाली आती है, बस के सारे यात्री या फिर वो ड्राइवर, वो सब कहाँ है? वो कहने लगा कि सब इसी कब्रिस्तान में दफन हो चुके हैं। मैं उसे देखकर मन ही मन कहने लगा कि वाकई में ये बहुत बड़ा पागल है। मैंने कहा, अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बस क्या अपने आप चल के आती है और यहाँ आती क्यों है? वो कहने लगा कि उस बस के सारे यात्री इसी कब्रिस्तान में दफन हैं। वो बस रोज़ाना सबको यहाँ से लेने के लिए आती है, लेकर जाती है और अगले ही कुछ मिनटों में दोबारा लाकर छोड़ देती है। अभी वो बस सबको यहाँ पर छोड़ने आई है। मुझे उसकी बातें सुनकर सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कोई बात उसकी आगे सुनना ठीक नहीं समझी और दोबारा अपने घर के लिए निकलने लगा। मैं कुछ 10 से 20 कदम आगे बढ़ा ही था कि उसने मुझे फिर से आवाज़ लगाई और कहने लगा, इधर आ। मैं उसके पास गया। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है? वो कहने लगा कि बहुत जल्दी तू भी इस कब्रिस्तान के पास आकर घूमेगा। मैंने कहा, मैं क्यों घूमूंगा? वो कहने लगा, क्योंकि बहुत जल्दी तेरे दोस्तों में से एक दोस्त यहीं पर आने वाला है। मुझे ये सुनकर गुस्सा आ रहा था। मैं वहाँ से उस समय चला गया अपने घर। दोस्तों, अजीब बात ये थी कि अगले दिन मुझे मेरे एक दोस्त का कॉल आया। उसने बताया कि हमारा जो एक फ्रेंड था जिसका नाम था शोएब, और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसकी डेथ हो गई है। मैंने कहा, उसकी डेथ कैसे हुई? तब उसने बताया कि पता नहीं, कल शाम की बात है, वो कहीं से जा रहा था, एक बस ने उसे उड़ा दिया। मैंने कहा, बस ने उड़ा दिया? मुझे ये बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। मैं भागता हुआ उसके घर पहुंचा और जाकर वहां पर पूछताछ की तो मुझे ये पता चला कि कल शाम में शोएब अपने घर के लिए आ रहा था कहीं से और रास्ते में उसे एक बस ने उड़ा दिया, जिसके बाद शोएब की मौत हो गई। वो रास्ते पर वहीं पर तड़प तड़प के मर गया। मैं कहने लगा कि उस रास्ते पर कोई था नहीं जो इसकी मदद करता, इसे हॉस्पिटल ले जाता। तभी उसके पापा कहने लगे, नहीं, जब हम लोग भी वहां पर पहुंचे तो हमें सिर्फ 2 ही आदमी दिखाई दिए थे, जिन लोगों ने हमें फ़ोन करके अपने पास बुलवाया था। मैंने उन लोगों की बात सुना और फिर कब्रिस्तान गया उन लोगों के साथ। वहां जाने के बाद वो पागल को मैंने दोबारा देखा। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, मैंने कहा था ना, तू फिर से यहाँ आएगा। मुझे उसकी बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था और इसीलिए मैं उस कब्रिस्तान में रुकना ही ठीक समझा। जब सब लोग वहाँ से निकल गए, उसके बाद मैं उस आदमी के पास गया। मैं जाकर कहने लगा कि एक सच बात बता, तुझे कैसे पता था? वो कहने लगा कि कब्रिस्तान में आत्माएं पहले आ जाती है
और उनका मृत शरीर बाद में आता है। बस इतना कहकर वो वहाँ से चला गया और मैं यही बात सोचते सोचते अपने घर लौट आया। दोस्तों, ये कहानी मैंने एक वेबसाइट पर पढ़ी थी, मुझे अच्छी लगी, इसीलिए मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दिया। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी सुप्रिया जी की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सुप्रिया है। मैं साउथ इंडिया की रहने वाली हूँ। ये घटना कई बार मैंने अपने बड़े भाई से सुनी थी। बात कुछ ऐसी थी कि एक शाम में मेरा भाई ऑफिस का काम खत्म करके अपने घर लौट रहा था। तभी रास्ते में आते समय उसे उसके एक दोस्त का कॉल आया। वो उसे कहने लगा कि आज रात में हम लोगों ने एक जगह पर पार्टी को अरेंज किया हुआ है, तू भी वहां पर आ जा, हम थोड़ी देर एंजॉय करेंगे फिर निकल जाना। मेरा भाई रास्ते से घर जा रहा था, तभी उसने घड़ी में टाइम देखा तो सोचने लगा कि घर जाके वापस लौट कर आऊँगा, काफ़ी समय हो जाएगा, चलो ऐसे ही मैं पार्टी के लिए निकल जाता हूँ, क्योंकि पार्टी काफ़ी दूर जगह पर अरेंज करी गई थी। मेरा भाई वहाँ से तुरंत ही अपनी उस पार्टी के लिए निकल गया। जिस बिल्डिंग में उस पार्टी को रखा गया था वो एक फ्रेंड का घर था और उस बिल्डिंग में ज़्यादा लोग नहीं रहा कर रहे थे क्योंकि वो बिल्डिंग नई बनी हुई थी। मेरा भाई वहाँ जाकर पार्टी खूब एंजॉय किया अच्छे से और फिर वहाँ से अपने घर आने के लिए कुछ 12 बजे के आसपास निकला। जब रास्ते में वो निकला और घर पर आ रहा था तब उसे एक औरत रास्ते में दिखाई दी जो उससे थोड़ी दूर की लिफ्ट मांग रही थी कि मुझे आगे जाकर छोड़ देना। मेरे भाई ने उसे लिफ्ट दे दी। लिफ्ट देने के बाद वो औरत जिस जगह पर रुकी उस जगह पर कोई नहीं था, यानी बिल्कुल सुनसान जगह थी, ना कोई घर था और ना ही वहाँ पर कोई सिटी थी। मेरे भाई ने उससे पूछा कि आप इस जगह पर उतरे हो, यहाँ से आप जाओगे कहाँ? तो वो बस एक बड़े से नाले की ओर इशारा करने लगी कि मैं वहीं जाकर रहूँगी। मेरे भाई को बहुत अजीब सा लगा। वो उससे पूछने लगा कि आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो? वो औरत कहने लगी, नहीं नहीं, मैं वहीं रहती हूँ, चलो मैं आपको चल कर दिखाती हूँ। मेरा भाई उस औरत के पीछे पीछे बाइक को रुकाकर जाने लगा। जब वो औरत उस नाले के पास पहुंची तब एकदम से पता नहीं उसने अपना रूप कैसे बदल ली और वो एक भयानक चुड़ैल का रूप ले चुकी थी। दरअसल दोस्तों, वो एक चुड़ैल ही थी, लेकिन बाइक पर लिफ्ट लेने के लिए उसने एक इंसान का रूप लिया हुआ था। उसने ना कि सिर्फ अपना रूप बदला बल्कि वहां पर कई सारी और चुड़ैलें भी ठीक उसके पीछे आकर खड़ी हो चुकी थी और वो सारी के सारी चुड़ैलें अजीब सी डरावनी दिख रही थी। मेरा भाई इतनी सारी चुड़ैलों को देखकर वहीं बेहोश हो गया। जब उसे कुछ समय के बाद होश आया तब वो उसी नाले के पास बेहोश पड़ा हुआ था। वो जल्दी जल्दी उठकर वहां से ऊपर चढ़कर अपनी बाइक के पास आया, बाइक को शुरू करके अपने घर पर आ गया। दोस्तों, बात यहाँ खत्म नहीं हुई। मेरा भाई बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, इसीलिए उसे रिकवर होने में 2 से 3 दिन का समय लग गया। जब वो अपनी ऑफिस के लिए तीसरे या चौथे दिन के लिए निकला तब ऑफिस पहुंचने के बाद उसने उसी औरत को देखा जिस औरत ने उससे रात के समय लिफ्ट मांगा था। वो उस औरत को देखकर डर गया और जाकर उससे कहने लगा, तुम वही औरत हो ना जो मेरे से लिफ्ट मांग रहे थे? लेकिन उस औरत ने कहा कि मैंने आपसे कभी कोई लिफ्ट नहीं मांगा। दरअसल वो औरत मेरे भाई की ही ऑफिस में काम करती थी और मेरे भाई ने अब तक तो उसे देखा नहीं था, लेकिन बाद में उसे समझ में आया कि जिस औरत को उसने लिफ्ट दिया था या जिस चुड़ैल को उसने लिफ्ट दिया था वो चुड़ैल ने इसी औरत का रूप धारण किया हुआ था, क्योंकि वो औरत काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। फिर मेरे भाई को कुछ बातें समझ में आई। उसने तुरंत ही ये बात को समझ लिया कि वो औरत जो उसे मिली थी वो एक चुड़ैल जो कि इस औरत का रूप ली थी वो इसीलिए ताकि मैं उससे आकर्षित हो जाऊं। और ये तो बहुत अच्छी बात थी कि मैंने भगवान जी का लॉकेट और हाथ में धागा पहना हुआ था, शायद इसी वजह से वो लोगों ने मुझ पर हमला नहीं किया और मुझे वहां से जाने दिया। दोस्तों, इस घटना के बाद मेरे भाई ने उस जॉब को ही छोड़ दिया। उसका कहना यह था कि मैं जब भी ऑफिस जाता हूँ और उस औरत को देखता हूँ तब मुझे वो चुड़ैल याद आती है और उस चुड़ैल को याद करके मैं फिर से बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी सुप्रिया जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों,
हमारी अगली कहानी मीत की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम मीत है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना मेरे गांव के एक बस स्टैंड की है, जो मैंने कई बार सुन रखी है, लेकिन मैंने वैसा कभी अनुभव नहीं किया। अब शायद मैं आप लोगों को जो बताऊंगा आप लोग उस पर विश्वास ना करो। एक शाम मैं अपने दोस्त से बात करने लगा कि गांव का जो बस स्टैंड है क्या सच में वो भूतिया है। लोग बहुत सारी बातें करते हैं। वो कहने लगा कि हाँ, मैंने भी बहुत सुनकर रखा है। मैंने तो अपने कजिन भाई से भी सुना है कि वो भूतिया बस स्टैंड है, वहाँ पर रात के समय आत्माएं भटकती है। मैंने कहा कि क्यों ना हम जाकर वहाँ पर देखते हैं। हम पहली रात वहाँ पर गए, तभी हमें कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। शायद हम जल्दी चले गए थे और जल्दी ही लौट कर वापस आए। मैंने मेरे दोस्त से कहा कि जल्दी जाने की वजह से हो सकता है हमें कुछ आत्माएं नहीं दिखी हो, और बोलकर हंसने लगा। वो भी मेरी बात सुनकर हंसने लगा। कहने लगा कि एक काम करते हैं, हम फिर से अगली रात जाएंगे और इस बार लेट नाइट जाएंगे। हम अपने घर से कुछ 11:30 बजे के आसपास उस बस स्टैंड के लिए निकले। हम जब वहां पर पहुंचे तब बस स्टैंड पर कुछ लोग दिखाई दे रहे थे, जो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं जा रहे थे। देखते ही देखते 12:30 बज चुके थे और बस स्टैंड पूरा खाली हो चुका था। बस स्टैंड की जो लाइट्स थी अब वो भी बंद हो चुकी थी। हम दोनों ही अंदर वहां पर रुके हुए थे। मैंने कहा कि देख, मैं कह रहा था ना ये सब अफवाह है, यहाँ पर कोई आत्मा और कुछ भूत नहीं है। तभी ही हमें एक आवाज आने लगी। ऐसा लगा जैसा कि बस के पतरे को कोई ठोक रहा है। वो आवाज का जब हम लोग पीछा करने लगे तो हम लोगों ने देखा कि जहां पर बस स्टैंड खत्म होता था, उस आखिरी बस में से वो आवाज आ रही थी। अंदर जाने के लिए हम दोनों ही डर रहे थे। तभी मेरे दोस्त ने कहा, अरे डर मत, चल अंदर चलकर देखते हैं, कोई जंगली बिल्ली होगी या कोई कुत्ता होगा। हम लोग जब उस बस के अंदर चढ़े तो हमने देखा ना अंदर बिल्ली थी ना कुत्ता। बस आखिरी की सीट पर एक दानव जैसा आदमी बैठा हुआ था, जो बड़ा शरीर और पूरे शरीर पर उसके काले यानी कि डार्क काले बाल थे, और वो इतना ज़्यादा डरावना लग रहा था जिसकी हद नहीं। उसका चेहरा भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, नोकीले दांत थे, और वो हमें घूर रहा था। इतना देखना था कि हम दोनों वहीं पर डर से कांपने लगे। मैंने मेरे दोस्त से कहा, यार भाग यहाँ से जितना जल्दी हो सके। हम दोनों उस बस से उतरे और भागने लगे। वो बस से उतरा नहीं, बल्कि वो बस की पीछे की खिड़की को तोड़कर वहां से छलांग लगाया। हम जल्दी जल्दी भागकर उस बस स्टैंड से बाहर निकले, और बस स्टैंड के बाहर मैंने मेरी बाइक खड़ी रखा था। बाइक पर बैठकर हम दोनों ही जल्दी से अपने घर आए। मैंने मेरे दोस्त से कहा कि वो कांच टूटी हुई थी, क्या पता वो हमारा वहम है। हम कल सुबह में एक बार फिर जाकर देखेंगे। हम सुबह में 6 बजे के आसपास उस बस स्टैंड के पास वापस पहुंच चुके थे। बाइक को बाहर खड़ा किया और बस स्टैंड के अंदर चले गए। अब पब्लिक भी वहां पर जमा हो चुकी थी। जब हम लोग ठीक उस आखिरी बस के पास गए तो हमने देखा कि वो कांच अब भी टूटी हुई थी। मैंने मेरे दोस्त से कहा कि हमारा भ्रम नहीं था, यानी हमने पिछली रात में जो भी देखा वो बिल्कुल सच था। दोस्तों, ये छोटी सी घटना थी, लेकिन जब उस समय हमने उस दानव को या उस भूत को देखा था, तब हम जानते हैं कि हमारी हालत क्या थी। तो दोस्तों, ये थी मीत की एक छोटी सी घटना। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हमें पपिया ने भेजी है, जो कि आसाम गुवाहाटी की रहने वाली है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम पपिया है, मैं आसाम से हूँ। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी हॉरर स्टोरीज़ है, लेकिन आज मैं अपनी और अपने पापा की 2 स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। इसमें से मेरे पापा के साथ एक घटना जो घटी थी, मैंने उनसे अपने बचपन में सुनी थी। मेरे पापा का नाम दीपक है। मेरे पापा अभी इस दुनिया में नहीं रहे। लास्ट ईयर ही उनकी डेथ हो गई थी। अभी आती हूँ स्टोरी पर। मेरे पापा बताते हैं कि स्टोरी आज से करीब 35 साल पुरानी थी। मेरे पापा को नौकरी नहीं लग रही थी। बहुत मुश्किलों के बाद उन्हें रेलवे में नौकरी मिली। वो रेलवे में ही नौकरी करते थे। तब उनकी एक दुकान हुआ करती थी, जो कि सिनेमा हॉल के पास थी। मेरे पापा तब आसाम के बोंगा गांव में रहते थे, और वहाँ के एक सिनेमा हॉल के बाहर पापा की दुकान थी, जो कि रात को नाइट शो ख़त्म होने के बाद ही बंद करते थे पापा।
तो हुआ कुछ ऐसा कि पापा एक दिन ऐसे ही रात में 3 या 3:30 बजे दुकान को बंद करके घर को जा रहे थे। पापा के साथ पापा का एक दोस्त भी था, उसका भी वहाँ पर दुकान था। तो पापा और दोस्त दोनों ही दुकान बंद करके वहाँ से निकले और दोनों का रास्ता भी काफ़ी दूर तक एक ही था। फिर कुछ ही दूरी पर यानी कि पापा और उनके दोस्त का घर हुआ करता था। रास्ते पे एक छोटा सा पुल भी पड़ता था जिसको क्रॉस करके जाना पड़ता था। तो पापा और उनका दोस्त जा रहे थे और जैसे ही पापा उस पुल के थोड़ा दूर पहुंचे तो अचानक देखा कि एक औरत सफ़ेद साड़ी पहनकर पुल के ऊपर बैठी हुई है। उसके बाल खुले थे और वो बैठे बैठे अपने बाल से कुछ निकाल रही थी और खा रही थी। पापा ये बहुत दूर से ही देख रहे थे। पापा के हाथ में लालटेन जैसा कुछ था, या फिर यूँ मान लीजिए कि वो एक लैंप था। पापा उसे लेकर ही आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर पापा ने नोटिस किया कि जैसे जैसे ये लोग उस औरत के करीब आ रहे थे, वो औरत उतनी ही पीछे होती जा रही थी। पापा का जो दोस्त था वो बहुत ज़्यादा डर रहा था और पापा से बोल रहा था कि देख वो कौन है, वहाँ पर कोई बैठा है, चल यहाँ से आज निकल जाते हैं, हम ये रास्ते से नहीं जाएंगे। पापा उसे समझा रहे थे, आज कुछ भी करके दुकान पे ही रह लेंगे। वो बार बार यही बात कर रहा था, लेकिन मेरे पापा डरते नहीं थे कभी भी। पापा ने अपने दोस्त से कहा कुछ नहीं होगा, वो एक औरत है, वो भी हो सकता है कि वो कोई भिखारी हो। लेकिन पापा मन ही मन जानते थे कि ये कोई साधारण औरत नहीं है। फिर वो दोस्त ज़्यादा ना डरे इसलिए अपने दोस्त से झूठ बोला उन्होंने। फिर पापा ने सोचा ये औरत तो खिसकती जा रही है, तो पापा ने अपने दोस्त से कहा चल एक एक बीड़ी पीते हैं, एक बीड़ी दे मुझे। तो पापा और उनके दोस्त दोनों ही बीड़ी निकालकर बीड़ी पीना शुरू कर दिए। दोस्तों इसमें एक बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पहले तो वो बीड़ी जल नहीं रही थी, ना ही तो आसपास कोई हवा थी और ना ही ऐसा था कि वो बीड़ी भीग चुकी है। लेकिन पता नहीं क्यों वो बीड़ी नहीं जल रही थी। परंतु जैसे ही वो बीड़ी जली वैसे ही वो औरत अब उन लोगों को कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब वहाँ पर कोई था ही नहीं और पुल पर कुछ ऐसा उन्होंने पहले देखा ही नहीं था। फिर ये दोनों बीड़ी पीते पीते उस पुल को पार कर लिए और तब तक इनकी बीड़ी भी ख़त्म हो चुकी थी। आगे जाने के बाद जब पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत अब दोबारा उसी पुल पर दिखाई दी और पापा से कह रही थी आज इस बीड़ी ने बचा लिया तुझे। फिर उसके बाद वो पापा को कभी नहीं मिली। पापा बताते हैं कि मैं ये भी बात जानता था कि अगर दोबारा उसका और मेरा सामना होता तो वो मुझे पक्का जान से मार देती। तो दोस्तों ये थी इनकी पहली कहानी। अब बढ़ते हैं इन्हीं की अगली कहानी की ओर। ये मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी जो कि 2021 की जुलाई की बात है। तब मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था जिसकी वजह से उनको आईसीयू में रखा गया था। मैं अपने ससुराल में थी। तो हुआ ऐसा कि जब मुझे पता चला कि पापा हॉस्पिटल में है तब मैं बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि पापा की जीने की उम्मीद बहुत कम थी। इसीलिए मेरे हस्बैंड ने रात में 8:30 बजे की टिकट कटा ली, जो कि रात की ट्रेन थी 12:30 बजे की, यानी 12:30 बजे तक वो पहुंचने वाली थी। मगर ट्रेन लेट होने की वजह से वो ट्रेन 1 बजे के करीब पहुंचने वाली थी। ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंचने वाली थी जहां पर मुझे उतरना था, लेकिन शायद उसे सिग्नल मिल गया या पता नहीं किस वजह से तो ट्रेन वहां पर रुक चुकी थी। मैं एकदम लास्ट डब्बे में थी और वहां पर मैं खड़ी हुई थी दरवाजे के पास। तभी मैंने देखा कि बाजू में जो ट्रैक थी उस ट्रैक पर मुझे लड़की दिखाई दी जो कि 2 ट्रैक के बीच में खड़ी हुई थी। फिर ध्यान से जब मैंने और देखा तो पाया कि वहाँ एक नहीं 2 लड़कियाँ खड़ी है और वो मेरी ही तरफ देख रही है। मैं सोचने लगी कि इस अंधेरे में 2 लड़की ट्रैक के बीचों बीच क्या कर रही होगी, और मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो मेरे हस्बैंड ने बस इतना कहा कि मैं उस तरफ देखूंगा ही नहीं। आपको बता दूं कि जो तेजपुर था वो लास्ट स्टॉप ही था, इसलिए ट्रेन ऑलमोस्ट खाली थी। थोड़ी देर में ट्रेन रुक गई स्टेशन पे और हम लोग उतर गए।
लेकिन दोस्तों उस स्टेशन को देखकर मैं पहचान ही नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये कोई दूसरा ही स्टेशन है। मेरे हस्बैंड को रास्ते का उतना पता नहीं है। वो सोच रहे थे कि मेरा होम टाउन है तो मुझे पता होगा। मुझे तो सब कुछ पता होगा ही, लेकिन मैं तो मानो नई जगह पर आई हूँ ऐसा ही लग रहा था। हम लोग रास्ता ढूंढने में लगे। मेरा बेबी था जो कि 2 साल का है, वो रो रहा था और मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। मैं ये सोच रही थी कि मैं ये कहाँ पर आ गई हूँ, रास्ता मिल ही नहीं रहा था। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, हम लोग रास्ता ढूंढते ढूंढते जिस तरफ से ट्रेन स्टेशन पे आई थी, हम लोग उसी तरफ जाने लगे स्टेशन को छोड़ के। हम लोग काफ़ी ज़्यादा दूर आ गए, मगर कुछ मालूम नहीं हो रहा था। अब करीब रात के 2:30 बज गए। तभी हम लोग एक जगह रुके जहाँ घास थी और एक साइड में झाड़ियाँ थी। तभी मैंने शिवजी का नाम ज़ोर ज़ोर से लेने लगी। थोड़ी थोड़ी बारिश भी गिर रही थी। तभी झाड़ियों के ऊपर से हमें राम नाम सत्य है ऐसी आवाज़ सुनाई दी और ऐसा लगा कि कोई ज़ोरों से चिल्ला रहा है, लेकिन कोई भी चलने की आवाज़ या पैरों की आवाज़ नहीं थी। जैसे किसी मुर्दे को अगर कुछ लोग भी लेके जाए तो पैरों की चलने की आवाज़ तो आएगी ही, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। बस राम नाम सत्य है इतना ही सुनने आ रहा था। और यही बात बार बार सुनाई दे रही थी, जैसे कि बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर बोल रहे हो। मेरी तो हालत ख़राब हो गई। फिर भी मैंने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड को दूर में एक रोशनी दिखाई दी, तो उन्होंने कहा कि चलो लाइट की तरफ चलते हैं, हो सकता है हमें वहाँ कुछ मदद मिल जाए। हम लोग भगवान का नाम लेते हुए लाइट की तरफ गए, तो देखा कि वो लाइट स्टेशन पे जो ओवर ब्रिज रहते हैं उसकी थी। वो लाइट भी बहुत धीमी थी। हम लोग स्टेशन पहुँचे और वहाँ एक बुढ़िया दिखी जो कि ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी। मुझे तो डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। फिर भी मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछा कि स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता किस तरफ है। तो उस औरत ने हमें बताया और हम स्टेशन से बाहर निकले तो पीछे देखा स्टेशन पूरा खाली था। फिर हम लोग घर चले गए। फिर कुछ दिन बाद जब पापा ठीक होकर घर आए तो बातों बातों में मैंने वो सब बातें पापा को बताया। तो पापा ने बताया कि वो जो लड़कियां थी उसे काना होला बोलते हैं बंगाली में। जो लोग जाने पहचाने जगह को भी भुला देते हैं और लोगों को भूल भुलैया में फंसा देते हैं। और शायद इसीलिए मैं अपने होम टाउन के स्टेशन को ही नहीं पहचान पाई। और जो राम नाम वाली आवाज़ सुनी, उस आवाज़ की वजह से ही हमें रास्ता मिला, क्योंकि राम तो श्री राम के नाम से हर बुरी चीज़ दूर चली जाती है। और जो औरत थी वो शायद भगवान का ही कोई महिमा रही होगी, जिसके कारण हम लोग वहाँ से बाहर निकल पाए और घर तक पहुँच पाए। तो दोस्तों, ये थी पपिया जी की दोनों कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की सभी कहानियाँ आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।